दो होती है, शरीर के बाहर होते हैं ये टेस्टिस और इनकी संख्या दो होती है। यहाँ से दो दो क्या है हार्मोन निकलते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टोस्टेरान। टेस्टोस्टेरान एक हार्मोन है, दूसरा है स्पर्म। ये दो हार्मोन मेल में निकलता है और ये जो क्या है टेस्टोस्टेरान हार्मोन है, ये स्टेराइड का बना होता है। स्टेराइड कोई तत्व है, ये न्यूट्रिशियन अगर चैप्टर आप पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशियन में यह चीजें पता चलती हैं कि टेस्टेराइड क्या है। टेस्टोरान और स्पर्म ये दो जो है टेस्टिस से मेल में ये दो हार्मोन निकलते हैं। फीमेल में क्या है ओवरी। ओवरी से तीन हार्मोन निकलते हैं। इसमें क्या है एस्ट्रोजन हार्मोन। पहला है एस्ट्रोजन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दूसरा हार्मोन होता है जो क्या करता है जो प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है भ्रूण को। गर्भ में बच्चे को जो गर्भ होता है भ्रूण होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है ये प्रोजेस्टेरॉन। ये अगर कम होता है, ये अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो क्या होता है बच्चे जो खराब हो जाते हैं ये इसी वजह से होता है। या कम समय में मेच्योरिटी नहीं आई, पूरा समय नहीं हुआ है और क्या हो गया प्रसव हो गया, तो ये इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण होता है। तीसरा हार्मोन होता है रिलैक्सिन जो फीमेल में ओवरी में तीसरा जो हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन क्या करता है रिलैक्सिन हार्मोन ये इसका काम है रिलैक्स करना। किस चीज को रिलैक्स करना जो भ्रूण है जब प्रसव होने वाला है उसका जब काल पूर्ण होता है, जब उस क्या है प्रसव होने की स्थिति आती है उस समय यह रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। ये सिक्रेट होकर क्या करता है उस वहां के जो भाग हैं उसको क्या शिथिल करता है, मांसपेशियों में फैलाव की स्थिति आती जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके, सामान्य प्रसव हो सके, ऑपरेट करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए देखें जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं किसी का ऑपरेशन नहीं होता है क्योंकि सब ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन मानव में क्या होता है मानव बुद्धिमान आदमी है, बुद्धि लगाता है तो क्या करता है आज जितनी शिक्षा बढ़ती जा रही है जितनी व्यवस्था बढ़ती जा रही है उतना ही ऑपरेट करके निकालने का चलन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम बुद्धि का ज्यादा उपयोग करते हैं, कितना मेडिसिन खा लेते हैं और यह रिलैक्सिन डॉक्टर भी चाहते हैं कि जो है इनका प्रसव से ही ऑपरेट करके ही बच्चा निकाला जाए। तो यह रिलैक्सिन हार्मोन उन दवाओं के प्रभाव से रिलैक्सिन हार्मोन बनता ही नहीं है। रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनता है तो जब वो स्थिति आती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। तो आदमी के सामने मजबूरी होती है, लोगों को करना पड़ता है। तो हमने देखा ये गोनाड ग्लैंड क्या है दो मेल में अलग होता है फीमेल में अलग होता है। जो मेल में है टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन और स्पर्म ये दो हार्मोन निकलते हैं। ओवरी से तीन हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। ये तीन हार्मोन महिलाओं में ये चीजें होती हैं। तो अभी हमने देखा चक्र तो हमने पढ़ा है कि 9 चक्र है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां 9 बताई गई, लेकिन हमने 7 चक्रों के बारे में ही पढ़ा यहाँ पे। 7 चक्र कौन कौन से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार्थ। 6 ही चक्रों के बारे में हमने समझा। 6 चक्र के बारे में कहाँ बताया गया है कोई बता सकता है? और एक संहिता में भैया। आ गोरख संहिता में।
गोरक्ष गोरक्ष संहिता। संहिता। हाँ, गोरख संहिता में 6 चक्रों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल। रीता हाँ जी जी सही भैया। कह रही। 6 चक्र बताए गए हैं गोरक्ष संहिता में। वहीं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र बताया गया है। वहीं हाँ जी। योग राज उपनिषद में 9 चक्र हाँ, बताया गया है। शिव संहिता में 7 चक्र सात बताया बता गया दीजिए। है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 पढ़ा। क्या? ये मूलाधार को छोड़ दिया, मूलाधार से कोई ग्रंथि नहीं है, तो ये 6 ग्रंथि समझ में आई। हाँ जी भैया। 7 ग्रंथि इसमें आ गई, 7, क्योंकि थायराइड 2 है, थायराइड और हम्म, पाराथायराइड। तो सातों ग्रंथि सभी को समझ में आ गई। एक ग्रंथि बचती है हमारी, महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इसलिए उसको लास्ट में रखा है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है, ये क्या है, इसके बारे में हमें समझना है, पीयूष ग्रंथि के बारे में। यहाँ तक सभी को समझ में आया? या वाई लिख कर भेजें अगर समझ में आई बात तो। अंतःस्रावी ग्रंथियों में इतनी बात समझ में आ गई सभी को। हाँ जी सर। सर योग भी जो सिद्ध सिद्धांत इन दोनों में 9 चक्र है ना? हाँ हाँ। इसके बाद हम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन है हमारा। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम तो ब्रेन में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ भी हमें समझ लेना चाहिए, जरूरी है हमारे लिए। क्या सर है एक सवाल है पिट्यूटरी यहाँ ग्लैंड? पे। जी विनीता जी। सर जैसे आप कहते हैं इस बुक में इतने चक्र बताए हुए हैं, उस बुक में ये चक्र बताए हुए हैं, तो ये कोई मतलब रखती है ये बात? असली में जो जितने चक्र हैं वही पढ़ने चाहिए ना, ये कोई मायने रखता है कि ये बुक में इतने, इस बुक में उतने? हाँ हाँ, मायने रखता है, क्योंकि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और वहां पे एग्जाम देने जाएंगे तो ये सारे ग्रंथ, हट प्रदीपिका, गरण संहिता, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हट रत्नावली, सारे ग्रंथ हैं, गोरक्ष संहिता है और उपनिषद हैं। तो इन उपनिषदों में अलग अलग जहां भी जो पूछा गया है वहां से प्रश्न पूछ लेते हैं कि गोरक्ष संहिता में कितने चक्र का वर्णन किया गया है, तो वहां बट संख्या अलग प्रैक्टिकली बताई अगर गई है ना। बट जब हम्म, प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो सिस्टम्स आप सारे पढ़ा रहे हैं, वो तो एक हमारा बॉडी सिस्टम ही है ना, एक ह्यूमन बॉडी का। हाँ बिल्कुल है। तो वो तो इम्पोर्टेंस नहीं ना रखता फिर कौन सी बुक में क्या दिया हुआ है, वो तो एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं ना हुई। बिल्कुल वो तो एक है बुकिश वो। नॉलेज हो गई, तो एक बुकिश नॉलेज हो हाँ गई कि इस बुक में ये हाँ दिया हुआ है, उस बुक में वो है ना। हाँ, हमारा प्रैक्टिकली इसका कोई उद्देश्य इम्पोर्टेंस है। नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा उद्देश्य है एग्जाम की तैयारी करना, और वो भी हमारे सिलेबस में है, तो ये जब हम कोरिलेट करके चीजें पढ़ते हैं तो हमें चीजें ज्यादा स्पष्ट होती हैं। आप अभी जुड़ी हुई हैं, इसमें बहुत से लोग हैं जो वो सारी चीजें पढ़े हुए हैं, तो उनको यह बात ज्यादा स्पष्ट हो गया होगा कि बहिर्स्रावी ग्रंथि कितनी है, अंतःस्रावी ग्रंथि कितनी है, कौन सी जगह पर है, इसलिए उससे हमने रिलेट किया, और चक्रों का इसी बहाने रिवीजन भी हो गया। हम्म? नहीं, वो सारी रिवीजन, वो कनेक्शन जो आपने बनाया वो मेरे सारे समझ में आ गया, मगर मुझे सिर्फ जो बात, मेरा पूछने का मकसद बुक से रिलेटेड है हाँ हाँ, कि कौन सी बुक में 6 हैं, कौन सी बुक में 8 हैं, 9 हैं। प्रैक्टिकली तो इसमें देर इज नो इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से। बिल्कुल। हाँ, प्रैक्टिकली कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये हम चीज को समझने के लिए उसको जोड़े हैं बस। शुरू में ही हमने बताया, इसका कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से। ठीक है हम्म जी, ठीक है, धन्यवाद। हम्म। वही चीज अभी कोई दूसरा पढ़ रहा होता, इस योग के विभाग का नहीं होता, तो चक्र की बात को लाता ही नहीं, क्यों लाएगा वो। अभी हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो इसको बोलते हैं हिंदी में पीयूष ग्रंथि। यह पीयूष ग्रंथि जो होती है, यह ब्रेन के बेस में होती है। ब्रेन जहां पे, ये स्पाइन के ऊपर जहां हमारा ब्रेन रखा होता है, स्पाइन जहां समाप्त होती है, मेरुदंड जहां पे खत्म होता है, ब्रेन जहां पर शुरू होता है, दोनों के मध्य में यह पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और इसका जो ग्राम है, 0.6 ग्राम, छोटी सी ग्रंथि है, पीनियल। यह ग्रंथि छोटी सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कभी कभी प्रश्न आता है सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो इसमें अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में होता है तो इसी को लगाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ गया
छोटी ग्रंथि कौन सी है, और पीनियल ऑप्शन में है तो पीनियल को लगाते हैं। ठीक तो है, सबसे दोनों ही। छोटी और छोटी ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक बार आ चुका है भैया जी, तो उसमें तो कंफ्यूजन था। पीनियल हमारी मसूर के दाने की बराबर छोटी होती है और हाँ पिट्यूटरी भी छोटी होती है। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि सबसे छोटी और छोटी, हाँ, तो इसमें देखिए क्या लिखना है? ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहता है तो आपको पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी होती है। हाँ, पीनियल को ही कहेंगे ना। हाँ, अगर दोनों ऑप्शन में है तो पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी होती है, लेकिन पीनियल नहीं है तो किसको लगाएंगे, पिट्यूटरी को लगाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे छोटी लगाते हैं अगर पीनियल नहीं है तो फिर इसका ग्राम बताया गया है 6 ग्राम, और सिर में ही होती है, पीनियल भी वही होती है, पिट्यूटरी भी वही होती है। और ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, बहिर्स्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल, या फिर पीनियल के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब आता है मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये बॉडी को कंट्रोल करती है, लेकिन किसको नहीं कंट्रोल करती है, पाराथायराइड को। पाराथायराइड को कंट्रोल नहीं करती है ये, पैराथायराइड इसके कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, यह भी प्रश्न आता है, आ सकता है कि कौन सी ग्रंथि है जो पैराथायराइड के नियंत्रण में नहीं है। तो कौन है, यह है पीयूष ग्रंथि के, पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर अंतर्गत कंट्रोल में पैराथायराइड नहीं होता है, बाकी सभी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में होती हैं। इसको मास्टर ग्लैंड पूछते हैं। एक प्रश्न आता है मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो कौन सी मास्टर ग्लैंड है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। इसके बाद प्रश्न आता है कि इससे क्या क्या सीक्रेट होता है, क्या क्या निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। 5 प्रकार के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। क्या है, पहला है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये थायरॉक्सिन बनाने हेतु थायराइड को उत्तेजित करता है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती थी, थायरॉक्सिन, और यह थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है, निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। आपको पता है लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता था, कौन सा हार्मोन लीवर को, इसको गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करता था अपना बाइल सिक्रेट करने के लिए, किसी को पता है। छोटी आंत से कोई कैल्सिटोकाइनिन से, आ कैल्सिटोकाइनिन, काइन से। हाँ, कोलेसिस्टोकाइनिन। और पैनक्रियाज को सिक्रेट स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन जाता था छोटी आंत से, सिक्रेटिन। सेक्रेटिन। सेक्रेटिन छोड़ता था, और ये है कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करती है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है STH। STH क्या है, ये
सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या है? ये वृद्धि का नियंत्रण करता है शरीर में। वृद्धि नियंत्रण देखते होंगे, अगर इसकी ज्यादा हो जाती, इसकी संख्या मात्रा ज्यादा हो जाती है, वृद्धि, ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो विशालकाय शरीर हो जाता है। व्यक्ति बहुत विशालकाय शरीर हो जाता है, 6-7 फीट तक लोग हो जाते हैं, जैसे खली वगैरह। और अगर यही सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कम हो गया, इसकी मात्रा कम हो गई, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यह वृद्धि को नियंत्रण करता है। तीसरा हार्मोन है LTH, लेक्टोजेनिक हार्मोन। यह लेक्टोजेनिक हार्मोन दूध का निर्माण करता है। दूध का निर्माण, इसको ही प्रोलैक्टिन बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। लेक्टोजेनिक हार्मोन को प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं, जो दूध का निर्माण करता है। इसके बाद चौथी चीज है ऑक्सीटोसिन। यह ऑक्सीटोसिन जो है, ये दूध का निर्माण नहीं करता, ये दूध का स्राव करता है। जिससे देखते होंगे छोटा सा बच्चा किस तरीके से, अभी जन्मा ही है, 1 ही 2 दिन का है, किस तरीके से जो है दूध को पीता है। या गाय बछड़े हैं, बच्चे हैं जो अभी जन्मे हैं, दूध पीने लगते हैं। ये ऑक्सीटोसिन होता है जो दूध का स्राव करता है, जिससे आसानी से दूध बाहर निकलता है। सर शराब क्या होता है? हाँ, शराब, क्या चीज? आप कह रहे हो दूध का शराब करता है, शराब क्या है? सिक्रेशन, सिक्रेशन। ठीक ठीक। हाँ, जिससे क्या होता है कि आसानी से बच्चे दूध को, जो छोटे बच्चे हैं अभी जन्म लिए हैं, और उन दूध को पान कर सकते हैं, दुग्ध पान कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उनको परेशानी नहीं होती है, बहुत प्रयास नहीं करना होता है। तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और यह जो दूध निर्माण का काम करता है, यह भी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। शरीर की वृद्धि का काम करता है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। और थायराइड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो स्टिमुलेट करता है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड ही बताता है। उसके बाद एक है लास्ट में, ये है वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है, ये क्या करता है? ये यूरिन की सांद्रता जो है, जो उसका क्या है, बेस है, एसिड और बेस, इसको क्या करता है? मैनेज करता है, सांद्रता को बराबर करता है, ताकि ये ज्यादा गाढ़ा भी ना हो। यूरिन जो है गाढ़ा भी ना हो, बहुत पतला भी ना हो। गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? जलन होने लगता है। और अगर पतला हो गया तो क्या होगा? शरीर से काफी पानी निकल जाता है, जल बाहर निकल जाता है। इसलिए ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है, ये इसको बैलेंस करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई सभी को पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में? कहाँ पे होती है, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण चीज है। और यह मास्टर ग्लैंड है, इतनी महत्वपूर्ण चीज है। सबसे छोटी होती है, पीनियल ग्रंथि के बाद सबसे छोटी होती है। इन हार्मोन्स में बहुत हमें नहीं जाने की जरूरत है, थोड़ा सा समझना तो है, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है। इसके बाद ये हमारा 8 प्रकार की, सर वृंदावन एक जी क्या सवाल कह रहे? सर ये सांद्रता क्या बोला सर, उसका मतलब क्या होता है सर? सांद्रता का सांद्रता मतलब? मतलब है, ये जो एसिड होता है, बेस होता है, हैं? हमने उसमें पढ़ा था ना, एसिड और बेस, इन चीजों का ये बैलेंस करता है, ना एसिड ज्यादा होने पाए ना बेस ज्यादा होने पाए, ये बैलेंस करने का काम करता है। ये जो यूरिन है, ये इसकी क्वालिटी क्या हो, मतलब गाढ़ा भी ना हो जाए। ऐसा नहीं कि गाढ़ा हो जाएगा तो शरीर का काफी तत्व निकल सकता है, नुकसान भी कर सकता है, जलन होता है। अगर बिल्कुल पतला भी ना होने पाए, इस मात्रा का जो है निर्धारण करता है ये हार्मोन। ठीक है।
जी सर। सर मास्टर ग्लैंड में ब्लड को कंट्रोल का मतलब क्या है सर? हाँ, किसमें? ब्लड को कंट्रोल का मतलब क्या है सर? रोकना, जैसे निकल रहा उसको रोकना, या फिर मात्रा को अधिक नहीं बढ़नी? ये किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? सर मास्टर ग्लैंड जो लिखा है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जो मास्टर वो बॉडी ग्लैंड है। कंट्रोल लिखा हुआ है, ब्लड कंट्रोल नहीं है। बॉडी को कंट्रोल करती है, बॉडी, ब्लड नहीं है, वो बॉडी को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखती है, ये अच्छा। मास्टर ग्लैंड है। और हाइपोथैलेमस क्या है? ये बॉडी को कंट्रोल करती है। ये हाइपोथैलेमस क्या है? ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। और ये ब्रेन क्या है? हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। तो एक सीक्वेंस है, जैसे है ना हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनका भी मालिक कोई है, राष्ट्रपति है। तो ये एक सीक्वेंस होता है। ऐसे ही ये ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारा राष्ट्रपति, इस शरीर का, इस शरीर रूपी देश का मालिक है। और इसमें अलग अलग मेन मालिक किसको बैठा दिया है? हाइपोथैलेमस, प्रधानमंत्री है ये। और ये पिट्यूटरी क्या है? ये है मुख्यमंत्री है। ये सिर्फ क्या करता है? बॉडी को ये भी नियंत्रित कर रहा, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। इस तरीके से इनको समझना है। तो ब्रेन। थैलेमस को कहाँ रखा गया भैया जी? हाँ, थैलेमस के ऊपर रखा गया है, उसके बाद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। थाइलेमस के ऊपर पिट्यूटरी है। नहीं, वही। पिट्यूटरी के बाद थैलेमस होता है। पिट्यूटरी क्या करती है? बॉडी को कंट्रोल करती है। लेकिन हाइपोथैलेमस क्या है? ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के अंतर में आती है, उससे बाहर नहीं है। ये इससे नीचे है, हाइपोथैलेमस से नीचे है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। जी जी जी। अभी हम थोड़ा सा मिक्स्ड ग्लैंड है, इसको भी देख लेते हैं 5 मिनट में। कल रिवाइज भी कर लेंगे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने तो एंजाइम के बारे में तो पढ़ ही लिया है। कहाँ पे पढ़ा है? एंजाइम के बारे में हमने पाचन तंत्र में पढ़ा है कि इस पेनक्रियाज जो मिक्स्ड ग्रंथि है, यहाँ से एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। एंजाइम के बारे में हम तो जानते ही हैं। लीवर हमारे शरीर में दाहिनी तरफ होता है, जो सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। वही यह पैनक्रियाज सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज। और यहां से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। और ये पेनक्रियाज में, अग्नाशय में, पेनक्रियाज में जो है कि जो कोशिका होती, जो सेल होती, इसमें गुच्छा के समान इसकी कोशिकाएं होती हैं। इसकी खोज लैंगर हेंस ने की थी। लैंगर हेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए इसको, पेनक्रियाज को, लैंगर हेंस की दीपिका को का बोला जाता है। एक बार प्रश्न आया है कि लैंगर हेंस की दीपिका किसको बोला जाता है? आइलिट्स ऑफ लैंगर हेंस किसको बोला जाता है? पेनक्रियाज को बोला जाता है। पेनक्रियाज में होता है लैंगर ऑफ, क्या है? आइलिट्स ऑफ लैंगर हेंस। ये क्या है? लैंगर हेंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। पेनक्रियाज से क्या क्या निकलता है? एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। एंजाइम जो निकलता है उसको नली की आवश्यकता होती है, उसके लिए नली है। कहाँ ले जाके छोड़ती है? छोटी आंत में ले जाती है। हार्मोन होता है, 3 प्रकार का हार्मोन हमको यहाँ पे पढ़ना है। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं इससे? अल्फा, बीटा, गामा। 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा सेल से क्या है? एक हार्मोन निकलता है। बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है। गामा सेल से एक हार्मोन निकलता है। पेनक्रियाज में 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। ये प्रश्न आता है कि इंसुलिन कौन से सेल से निकलता है?
तो ये है, इसके बारे में यहाँ पढ़ना है। अब इसका काम क्या है? हार्मोन जो बनाता है, इसका काम क्या है? हार्मोन में ये जो अल्फा सेल होती हैं, ये ग्लूकेगान का निर्माण करती हैं। क्या है ये? ग्लूकेगान। ये ग्लूकेगान क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? आपको पता है लीवर का काम क्या था पीछे? लीवर के बारे में आपने पढ़ा है पीछे। लीवर का काम क्या था? लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में बदलता था, स्टोर करके रखता था। लीवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में बदल कर अपने यहाँ स्टोर कर लिया था। अब जब शरीर को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो यही ये अल्फा सेल, जो पैनक्रियाज में अल्फा सेल पाई जाती हैं, यही क्या करती हैं? उसी ग्लाइकोजेन को जो लीवर स्टोर करके रखा हुआ है, उसी को क्या करती हैं? फिर से ग्लूकोज बना देती हैं। ठीक है, यही ग्लूकेगान ही होता है जो ग्लूकोज बना देता है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज बना देता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अल्फा सेल हो गया। बीटा सेल क्या करता है? बीटा सेल का निर्माण किसका निर्माण करता है? इंसुलिन का निर्माण करता है। इंसुलिन आप बहुत सुने होंगे, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके शरीर में इंसुलिन कम निकलने लगता है, तो शुगर का पाचन कम होता है, जिससे क्या होता है? उनको शुगर खाने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं पहली चीज। हाँ? और क्या होता है उस समय में? जब ये इंसुलिन कम निकलने लगता है तो बहुत सारे खतरा बढ़ जाता है। कभी ऑपरेट नहीं करते हैं डॉक्टर, ऑपरेट करने से पहले शुगर चेक करवाते हैं। आंखों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। आंख का कोई पेशेंट है, अगर उसको शुगर हो गया तो उसके लिए खतरा है, तो ऑपरेट भी नहीं करते हैं। कोई ऑपरेशन कर दिया जाएगा, जल्दी सही नहीं होगा। शुगर की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में। ठीक है, ये कहां से निकलता है? इंसुलिन कहां से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। और ये इंसुलिन करता क्या है? ये ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को शरीर में घटाता है। वहीं अल्फा सेल क्या करता था? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता था। बीटा क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। ठीक है, वो ग्लूकेगान निकालता था, ये इंसुलिन निकालता है। और इसके बाद ये जो इंसुलिन होता है जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील पदार्थ है इंसुलिन, जल में घुल जाता है। ठीक है, इसके बाद इस पेनक्रियाज से अल्फा बीटा गामा, तीसरी सेल जो है बीटा सेल, गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ये ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा स्वांगीकरण करता है। मतलब क्या करता है? जब हमारी छोटी आंत में भोजन पच जाता है तो जब वहां से जो अवशोषण होता है, ऑब्जर्प्शन होता है, वह ऑब्जर्प्शन करके जो एनर्जी का सिक्रेशन होता है, एनर्जी निर्माण होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो किस से होता है? ये गामा, अल्फा बीटा गामा सेल करती है। गामा सेल एनर्जी का निर्माण करती है। उसके बाद अब सारे सेल को वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सर तो गामा ये सेल एक बार दोबारा बता दीजिए। गामा सेल जो होता है ये क्या है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एनर्जी को प्रोड्यूस कहां से करता है? जो भोजन हमने छोटी आंत में पचाया है, छोटी आंत में जो ऑब्जर्प्शन हुआ है, स्वांगीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऑब्जर्प्शन, ऑब्जर्व जो जो छोटी आंत के द्वारा से जो भी तत्व था शरीर के लिए, उसको अवशोषित कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। वो लेकर ये क्या करती है?
जो गामा सेल है ये इसको ऊर्जा बना देती है। इसका काम क्या है? ऊर्जा बनाना, ठीक है, एनर्जी फॉर्मेशन। ये ठीक गामा सेल ठीक है का ठीक। काम है। हाँ, इसको हम कल भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल का हमारा कोई नया टॉपिक होगा, कल देखेंगे क्या है वो, ठीक है। इसको आप लोग भी रिवाइज करते रहें, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ताकि हमें एनाटॉमी से जो 4 क्वेश्चन लगभग आते हैं हमारे हाथ में हो। यही 4 क्वेश्चन के लिए, 5 क्वेश्चन के लिए हम पहले पेपर में खूब मेहनत करते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी, रिसर्च, आईसीटी, कम्युनिकेशन, कम्प्रिहेंशन, बहुत मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं। और हमें अगर फ्री में 10 दिन में 4 क्वेश्चन हमारा तैयार हो रहा है तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शाम को योग सूत्र के लिए जुड़ेंगे, ठीक है। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम हरिओम सर। सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर।